नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप केवल 2 महीनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सिर्फ तैयारी ही नहीं, कहने के लिए नहीं, उस तरह की तैयारी जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छी रैंकिंग ला सकें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना ज़्यादा पसंद करूँगा कि आपके दिमाग में एक बात आ सकती है और नहीं आ सकती है तो मैं कह दे रहा हूँ तब आ जानी चाहिए कि 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में इतना लंबा सिलेबस कैसे कवर किया जा सकता है। ये तो भटकाने वाली बात हो गई, बच्चों को गुमराह करने वाली बात हो गई, ये तो झूठ बोलने वाली बात हो गई कि आप 2 महीने में जीएस के चारों पेपर भी कवर कर लीजिए, ऐसे भी तैयार कर लीजिए, कंपलसरी पेपर भी कर लीजिए, ऑप्शनल भी कर लीजिए। कोई मजाक थोड़ी है। यूपीएससी है, पीसीएस एग्ज़ाम है, ये बात आ सकती है। लेकिन मज़ेदार बात ये भी है कि हमारे सामने एक वास्तविकता है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। वास्तविकता ये है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, प्री आपका हो जाता है, तो वहाँ से लेकर के मेंस के बीच में एवरेज तौर पे 2 से ढाई महीने का समय रहता है। इसे तो आप झूठ नहीं कह सकते ना। समय बस इतना ही है, इसी में आपको तैयार करना है और अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो वो समय कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक वास्तविकता ये भी है कि बार-बार कहने के बावजूद, बार-बार रिपीट करने के बावजूद सब लोग कहते हैं, टॉपर्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, जिन्होंने अनुभव लिया है मेंस का, वो भी कहते हैं कि आप मेंस पर ज़्यादा फोकस करिए, मेंस ही असली परीक्षा है। लेकिन जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में कंपटीशन बढ़ रहा है, जो लोग प्री निकाल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया होता। अब उनके सामने समस्या ये है कि अब तो एग्ज़ाम है सामने। इसी समय मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त जो हमसे जुड़े थे, जिनका हुआ है, जिन्होंने पीडीएफ नोट्स वगैरह ली थी, वो परेशान हैं कि क्या करें, समय नहीं है। ऐसे में रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इस समय इस कैटेगरी में हो जिनका मेंस अभी है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी करने का सही तरीका क्या है, और ख़ास तौर से तब जब आपका प्री हो जाता है। अभी आपके पास टाइम है तो बहुत बढ़िया है, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसका भरपूर लाभ लेंगे। लेकिन जब आपका प्री हो जाता है, जो समय बचा हुआ है, उस बचे हुए समय में आप कैसे मेंस की तैयारी करें कि टॉपर्स की लिस्ट में आ सकें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्री हो जाता है या फिर जब समय बहुत कम बचा होता है तो हम करते क्या हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने खुद सुना होगा, अगर आपके परिचय में किसी का हुआ या खुद आपका कभी प्री हुआ है तो आपको ये बात पता होगी कि हम टॉपिक्स की जगह विषय की ओर देखना शुरू करते हैं। जैसे कि अरे मेरा वर्ड हिस्ट्री अभी नहीं तैयार है, मेरी सिक्योरिटी अभी नहीं तैयार है, इथिक्स का पेपर अभी नहीं तैयार है। इस तरीके से हम सोचना शुरू करते हैं कि मैंने पॉलिटी अभी नहीं पढ़ी। आप विषय की ओर देखना शुरू करते हैं और यहीं से सारी झंझट शुरू होती है, यहीं से प्रेशर शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप विषय का नाम लेते हैं, विषय की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी और आप एक ही विषय पूरा करने में 2 से 3 महीने ले सकते हैं अगर ढंग से पूरा करना है तो। फिर 2 महीने में इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर करेंगे? यहीं से सारा काम गड़बड़ाता है। मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए अभी भी इसी बीच कि सर मेरा ये वाला काम अभी बाकी है, मेरा हिस्ट्री का पोर्शन बाकी है, कि कोई दोस्त हैं उनका भूगोल अभी नहीं तैयार है। वो विषय की ओर भाग रहे हैं और जब विषय की ओर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इसी चक्कर में हमारा समय ख़राब हो जाता है, हमारी तैयारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जितने भी विषय उन्होंने सुने हैं वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। समय है सिर्फ 2 महीने का। आप सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये वास्तविकता है, ये असलियत है कि हमें लगता है कि कहीं छूट ना जाए कुछ, कहीं छूट ना जाए। समय कम ही है, सब कुछ कवर करने के चक्कर में समय तो छूट ही जाता है, सारी तैयारी भी पीछे छूट जाती है, हम कहीं और निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि हमें लगता है कि सब कुछ कवर कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और इसकी वजह से हमारे अंदर वो दृष्टि पैदा नहीं हो पाती जिसकी ज़रूरत है अभी समय के लिहाज से। और एक प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम ही कहेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी समय कम है, कोचिंग्स ने बाकायदा क्रैश कोर्स और तरह तरह की के प्रोग्राम्स निकाले हैं, तो उसमें जाके घुस जाते हैं और हमारी समस्या जो है हल हो जाएगी। वहाँ हमें टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर दी जाएंगी और हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और क्रैश कोर्स के चक्कर में वो फिर से इधर ही फंस जाते हैं, इधर ही
कि टॉपिक की जगह विषय कवर करना और सब कुछ कवर करने के चक्कर में लग जाते हैं। ये तीनों ऐसे काम हैं जो आपको सही मायने में कम समय में मुख्य परीक्षा की तैयारी तो बिल्कुल नहीं होने देते। टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी इससे नहीं हो पाती है। ये सब भटकाने वाली चीज़ें हैं। कहीं से भी ये साइंटिफिक भी नहीं है, कहीं से भी ये प्रोडक्टिव भी नहीं है और कहीं से भी ये समय के लिहाज से ज़रूरी भी नहीं है। यानी कि इन सारी चीज़ों को आप इन सबको छोड़ते हुए भी एक दूसरे तरह के रास्ते पे जा सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको ऐसी तैयारी होगी आपकी कि सामने आपको क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बहुत सारे टॉपर्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि आप मुख्य परीक्षा के 80% क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। गेस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जान सकते हैं कि इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि टॉपिक्स दिए हैं, सिलेबस दिए हैं, उस तरह की चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, उस लेवल पे आप पहुँच जाते हैं, आप गेस कर सकते हैं। बाकी 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते, जहाँ लास्ट में किसी की पहली रैंक भी आई होगी ना, उनसे भी आप पूछेंगे तो बताएंगे मेंस में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके बारे में कभी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, तो उसको छोड़ दीजिए। कम से कम 80% पर तो कमांड बना सकते हैं, उसी से तो सिलेक्शन होता है। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारी चीज़ें बैकग्राउंड की चीज़ें मैंने बताई ताकि आप गंभीर हो सकें, कुछ गलत चीज़ें हैं वहाँ से बच सकें। अब हम बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, जब आप विषय की ओर जाते हैं तो आप भटक जाते हैं, टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिखने शुरू होते हैं जिनको आप कभी पढ़े नहीं रहते। आपको लगता है कहीं यहीं से आ जाएगा तो इसको भी पढ़ लेते हैं, या आपने किसी कोचिंग का टेस्ट दिया, ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जिसका आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको लगता है कि मैं ही एक ऐसा रह गया हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, तो उसको कवर करने के चक्कर में आप लग जाते हैं। वो सब छोड़िए, ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से अगर आप सिर्फ इन्हीं पर काम करते हैं तो आसानी से आप मेंस निकाल सकते हैं। क्या है 3 चीज़ें? पहली चीज़ लिखा है मैंने, अपना विवेक इस्तेमाल करिए और खुद से टॉपिक्स का सिलेक्शन करिए। इस लेवल पे पहुंचने की एक प्रक्रिया है, और मैंने अभी आपको बताया था जीरो टू जीनियस प्रोग्राम जिसका आप लाभ ले सकते हैं। फ़िलहाल तो कल तक आखिरी डेट है, उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ मैंने तो विस्तार से बताया कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे आपको इस लेवल तक पहुँचना है। लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने विवेक से टॉपिक्स का सिलेक्शन करिए। ये कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बिना काम चलने वाला है नहीं, फिर आपका समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जब आप सिलेबस देखते हैं, बहुत सारे लोग मेंस के बाद भी प्री के बाद भी सिलेबस नहीं देखते। पता नहीं क्या वो किस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, वहाँ वो देख ही नहीं रहे। उनको पता नहीं क्या चाहिए, इसीलिए उनको कोई भी बहका सकता है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता इससे। आप जब खुद से सिलेबस नहीं देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई भी भटका सकता है, कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस लेवल पे पहुंचने के लिए आप सिलेबस देखिए। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ 2023 के लिए। आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप बाद में आके कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने एग्जांपल दिया था, यहीं से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप सिलेबस देखें और पिछले साल के फ़िलहाल 2-4-5 सालों के पैटर्न को देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि किस सिलेबस के किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। और जैसे ये देखते हैं तो जो स्टैटिक है विशुद्ध रूप से, जैसे इतिहास है, भूगोल है, हालांकि भूगोल में करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो वहाँ भी एक पैटर्न दिखेगा, स्टैटिक में भी। और करंट में सीधा सीधा एक पैटर्न दिखता है कि जो घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय स्तर पे बहुत गहरा है और सिलेबस में वो मेंशन है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, नेचुरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसी साल आप देखिए 2023 की बात करें, चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम दें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको क्या लगता है उसके बहाने कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है? फर्स्ट पेपर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर में बाकायदा आपको क्षेत्रवाद दिखाई देगा। क्या क्षेत्रवाद से इसको जोड़ सकते हैं? पूर्वोत्तर से पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, आपको पूर्वोत्तर एक टॉपिक दिखेगा कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा, विकास, ये सारी चीज़ें, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही सिक्योरिटी वाला सेक्शन मेरे ख्याल से थर्ड पेपर में सिक्योरिटी के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एथिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपने देखा होगा महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी कई महीने तक, और जीएस पेपर 1 में हर साल महिलाओं से क्वेश्चंस आते हैं। क्या इस बार महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न नहीं आएंगे? महिलाओं के लैंगिक अधिकारों को लेकर के, या फिर जो भी इस तरह से टॉपिक जुड़े हुए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे, आएंगे ही। आप देखिएगा मेंस के बाद आप फिर क्या, अगर ये बात ध्यान में रहेगी तो आप मुस्कुराएंगे कि हाँ भाई, इस तरह का नज़रिया होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप देखें, भयानक भूकंप आया था तुर्की में, कितने सारे लोगों की जान गई। भूगोल में फर्स्ट पेपर जो है आपका जीएस पेपर 1, वहाँ बाकायदा भूकंप आपका टॉपिक है। थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है। आपको क्या लगता है, अगर करंट की दृष्टिकोण पे करंट पर दृष्टिकोण डालें, उस पर नज़र डालें, तो क्या ये चीज़ें दिखाई नहीं देती? क्या यूपीएससी इन चीज़ों को इग्नोर कर देगी? तो सिलेबस में है। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। और जिनका ऑप्शनल पेपर है ज्योग्राफी, वहाँ तो आएगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पिछले साल के प्रश्न देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, तो आपके अंदर एक दृष्टिकोण पैदा होता है, एक विवेक पैदा होता है, जिससे आप देख पाते हैं कि करंट में जो चल रहा है उसका संबंध सिलेबस से किस तरह का है, और करंट में जो चल रहा है उसका वजन कितना है, उसका प्रभाव कितना है। इसके आधार पर आप देखना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और पिछले साल के, अगर 1-2 साल के करंट अफेयर से आप जुड़े हुए हैं, पिछले साल का मेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 80% क्वेश्चन इसी तरह के आए हैं, जिनका संबंध हो सकता है वो विशुद्ध रूप से स्टैटिक क्वेश्चन हो, करंट से कहीं से भी उसका लिंक ना हो, लेकिन वो पूछे जाने का बहाना कोई करंट की घटना थी। ये आपको समझना पड़ेगा। और जब आप इस तरीके से टॉपिक्स खुद चुन लेते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती। पेपर फर्स्ट में आपने 30-40 टॉपिक्स चुन लिए, सेकंड में 20-30-40 ऐसे चुन लिए, थर्ड में ऐसे चुन लिया, हो गया। इन्हीं पर फोकस करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज़ पढ़ लें, आपको नए ही लगेंगे। कोई भी सब कुछ तैयार करके नहीं जाता है, कोई भी ये मान के नहीं जाता है, या मान ले तो वो बेवकूफ़ी है कि जितना हम पढ़ के गए हैं बस इसी में से आएगा। बस ये कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम उतना पढ़ के जा रहे हैं जहाँ से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी आएंगे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आधार पे अपना कॉमन सेंस लगा के कर लेंगे। पढ़ाई इतनी की है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो करके इकट्ठी हो ही गई हैं दिमाग में, समझ रहे हैं? तो ये पहला स्टेप है कि आप अपने विवेक से, और ये विवेक कैसे पैदा होगी मैंने बता दिया, अपने विवेक से टॉपिक्स को चुनिए और उन्हें नोट करिए, और उन्हें ही सबसे पहले तैयार करिए, उनकी शॉर्ट नोट बनाइए, उन्हें तैयार करिए, और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। प्री के बाद हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं कि बेहतरी आएगी, ठीक भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही है ना कि टेस्ट सीरीज़ में जो भी संस्था टेस्ट ले रही है, कोचिंग संस्था, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रही है, और सब कुछ कवर करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे प्रश्न बनाएंगे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखने लगते हैं, हम उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और अगर गलती से वो हमें बिल्कुल नहीं आता तो हम अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे हम कुछ नहीं है, हम ज़ीरो, हम तो फेल होने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन टॉपिक्स की, जिनको खुद आपने सेलेक्ट किया, अपने विवेक से इन चीज़ों को देखा है, सेलेक्ट किया है, उनको समझा है, उनकी नोट बनाई है, उन्हीं पे खुद से क्वेश्चन बनाइए। हमने मेंस के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की है जीरो टू जीनियस में, तो हाँ मैंने बताया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने की हैं, उस लायक आप बन जाएंगे। तो खुद आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस खुद से करिए। मैंने ये भी बताया कि कैसे आप जाँच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और इसके बाद स्कोरिंग पेपर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। समय कम है, आप ऐसे पेपर्स पर समय ज़्यादा लगाएंगे जहां एवरेज तौर पे सबके लगभग ठीक ही ठाक नंबर आते हैं। ठीक ठाक नहीं मतलब एक जैसे जीएस के 4 पेपर हैं यूपीएससी में, तो 100 के आसपास जो बहुत अच्छा बढ़िया स्कोर करते हैं, 80 से लेकर 100 के आसपास उनके स्कोर आते हैं। उसमें बहुत चांस नहीं है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का। लेकिन एथिक्स का पेपर, लेकिन आप एसए का पेपर देखिए, ऑप्शनल का पेपर देखिए, ये ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं करनी होती, लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। इस पर ध्यान दीजिए। इसके बारे में भी अब चूँकि अलग से मैं बनाऊँगा तो बताऊँगा, जीरो टू जीनियस कोर्स में तो बात इसमें काफ़ी विस्तार से हुई है कि एथिक्स की तैयारी कैसे करेंगे, ऑप्शनल की, और बाकी एस्से वगैरह कैसे लिखेंगे आप। लेकिन फ़िलहाल आप ये ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि समय अभी कम है, तो जो सबसे बढ़िया स्कोरिंग पेपर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। ज़्यादातर लोग इन्हीं इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि इनकी चर्चा पिछले साल भर से कर रहे थे, ठीक है, या उससे ज़्यादा से कर रहे थे। करंट अफेयर में यही पढ़ाया जा रहा था, सब कुछ यही चल रहा था, तो हमें लगने लगता है धीरे 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 कि यही तो पढ़ना होता है।
यही सब कुछ नहीं है। इससे आगे बहुत कुछ है जहाँ से क्वेश्चंस आप सही करेंगे ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, जिनमें से मैंने बताया आपको, आपका अपना ऑप्शनल पेपर, उस पर फोकस करिए, एस्से पर फोकस करिए, एथिक्स पे फोकस करिए। अगर आपके यहाँ नंबर अच्छे आते हैं और बाकी के पेपर्स में थोड़े कम भी आ जाते हैं तो आप बराबर कर सकते हैं और आप अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने समय को मैनेज करते हुए इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप आराम से बचे हुए समय में बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादा इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है कि आपने टॉपिक्स भी चुन लिया है, हो सकता है कि आपने सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, आपको पता भी चल गया कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस अपने आप में बड़ी स्पेशल चीज़ होती है। जब आप मेंस लिख रहे होते हैं उस दौरान एक लिमिट के बाद दिमाग एक्टिवली काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं कि आप बेहोश हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप उतना नहीं सोच पाते जो जिसकी ज़रूरत है, जो आप पहले से सोचे रहते हैं, जो पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वही आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो कैसे क्वेश्चन के हिसाब से अपनी बातों को, अपने ज्ञान को फ्रेम किया जाए, उसको कॉपी में उतारा जाए, ये एक स्किल है, यह एक क्षमता है, यह एक योग्यता है जो हासिल होती है प्रैक्टिस करने से। वरना ज्ञान बहुत है वो लोगों के पास, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, लिख देते हैं कुछ और, क्योंकि उनको यही आता था। उस उस ज्ञान का इस्तेमाल क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करना है, इसे इस योग्यता को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस आपको खूब करनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखेंगे कि आप दूसरों से कितना बेहतर, दूसरों का तो छोड़िए, आप खुद से खुद को रोज़ बेहतर होते हुए देखेंगे। और एक चीज़ और है जो कि देखने में छोटी सी बात लग रही है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती ना, उनके हाथ कांपने लगते हैं, पेन रुकने लगते हैं, कंधा दर्द करने लगता है, क्योंकि मेंस के टाइम पे 3-3 घंटे के 2 पेपर हैं नॉर्मली। आप 6 घंटे रोज़ लिख रहे हैं, आप पहले कभी लिखा ही नहीं था, तो आपका हाथ भी आपका साथ नहीं देगा। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। ये तीनों बातें ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। बाकी मैंने जीरो टू जीनियस कोर्स में आपको बताया है कि आप कैसे मेंटल आंसर राइटिंग कर सकते हैं, मानसिक आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। इसका प्रमोशन मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 महीने का है, आप इसका लाभ ले सकते हैं मैक्सिमम, पैसे की टेंशन आपको है नहीं, वैसे ही आप जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है, आप चाहते हैं, तो फिलहाल जिनका मेंस है वो सिर्फ मेंस वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें जब वो जीरो टू जीनियस ज्वाइन कर रहे हैं। और जिनके पास पर्याप्त समय है उनके लिए तो पूरा सब कुछ खुला हुआ है। 1 महीने में आप अपने आप को बदल सकते हैं पूरी तरह से। 2 दिन का टाइम बचा है, आज और कल का, आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद से मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर अगले 1 महीने बाद आपको मौका मिले। ठीक है जी, फिलहाल इसमें इतनी बातें हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेंस की तैयारी करेंगे तो कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। फिलहाल इसमें इतना ही है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।